हॉगवार्ट्स का दरवाजा खुल चुका है। अब शुरू होती है असली परीक्षा। नई दुनिया, नए चेहरे और पहली बार जादू की छाया में खड़ा है हैरी पॉटर। पर उससे पहले तय होगा कौन सा हाउस बनेगा उसका नया घर। ग्रिफिंडोर, स्लिथरिन, रेवनक्लॉ या हफलपफ। किस रास्ते पर ले जाएगा उसे किस्मत का फैसला। तो चलिए चलते हैं ग्रेट हॉल की ओर, जहां एक पुरानी टोपी भविष्य तय करने वाली है। चैप्टर 7 द सॉर्टिंग हैट। दरवाजा एकदम से खुल गया। एक लंबी काले बालों वाली चुड़ैल जो हरे रंग की पोशाक पहने थी वहां खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत सख्त था और हैरी का पहला ख्याल यही था कि उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। पहली साल के बच्चे प्रोफेसर मैगोनेगल, हैग्रिड ने कहा। धन्यवाद हैग्रिड, अब मैं इन्हें आगे ले जाऊंगी। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। एंट्रेंस हॉल इतना बड़ा था कि उसमें डर्सलीज का पूरा घर समा सकता था। पत्थर की दीवारें जलती मशालों से रोशन थीं, जैसे ग्रिंगॉट्स में थीं। छत इतनी ऊंची थी कि दिखती भी नहीं थी और सामने एक शानदार संगमरमर की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। उन्होंने प्रोफेसर मैगोनेगल का पीछा करते हुए पत्थर की फर्श पार की। हैरी को दाईं ओर के दरवाजे से सैकड़ों आवाजें सुनाई दीं। शायद बाकी स्कूल पहले ही वहां था, लेकिन प्रोफेसर मैगोनेगल ने पहली साल के बच्चों को हॉल के एक तरफ के एक छोटे खाली कमरे में ले जाया। वे सभी उसमें घुस गए, एक दूसरे के ज्यादा पास खड़े होकर डर के मारे इधर उधर देख रहे थे। हॉगवार्ट्स में आपका स्वागत है, प्रोफेसर मैगोनेगल ने कहा। शुरुआती दावत थोड़ी ही देर में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने हाउसेस में बांटा जाएगा। सोर्टिंग बहुत जरूरी समारोह है, क्योंकि हॉगवार्ट्स में आपका हाउस आपके परिवार जैसा होगा। आप अपनी हाउस के बच्चों के साथ क्लास लेंगे, उसी के डॉर्मेट्री में सोएंगे और फ्री टाइम उसी के कॉमन रूम में बिताएंगे। 4 हाउसेस के नाम हैं ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवनक्लॉ और स्लिथरिन। हर हाउस का अपना महान इतिहास है। हर हाउस ने शानदार जादूगर और जादूगरनियां तैयार की हैं। हॉगवार्ट्स में जब आप कोई उपलब्धि हासिल करेंगे तो आपका हाउस पॉइंट्स कमाएगा, और जब आप कोई नियम तोड़ेंगे तो उससे पॉइंट्स कटेंगे। साल के अंत में जो हाउस सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाता है उसे मिलता है हाउस कप, जो कि बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने हाउस के लिए गर्व का कारण बनेंगे। सॉर्टिंग सेरेमनी थोड़ी ही देर में बाकी स्कूल के सामने होगी। मेरा सुझाव है कि आप जितना हो सके खुद को थोड़ा ठीक कर लें। उसकी नजर नेविल की क्लोक पर गई, जो उसके बाएं कान के नीचे अटकी थी, और रॉन की गंदी नाक पर भी। हैरी ने घबराकर अपने बालों को दबाने की कोशिश की। मैं आपको लेने के लिए वापस आऊंगी, प्रोफेसर मैगोनेगल ने कहा। कृपया चुपचाप इंतजार करें। वह कमरे से बाहर चली गई। हैरी ने निगल लिया। अरे, ये हमें हाउसेस में बांटते कैसे हैं? उसने रॉन से पूछा। शायद कोई टेस्ट होता है, रॉन बोला। फ्रेड कह रहा था कि बहुत दर्द होता है, लेकिन शायद वो मजाक कर रहा था। हैरी का दिल जोर से धड़का। टेस्ट? वो भी पूरे स्कूल के सामने? लेकिन उसे तो कोई जादू भी नहीं आता। उससे क्या करवाया जाएगा? उसने घबराकर इधर उधर देखा और पाया कि बाकी सब भी डरे हुए लग रहे थे। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था, सिवाय हरमायोनी ग्रेंजर के। वो बहुत तेजी से फुसफुसा रही थी, उन सारे स्पेल्स के बारे में जो उसने सीखे थे, और सोच रही थी कि कौन सा काम आएगा। हैरी ने कोशिश की कि उसकी बातों पर ध्यान न दे।
वह कभी इतना घबराया नहीं था। यहां तक कि जब उसे वो रिपोर्ट डर्सलीज को ले जानी थी, जिसमें लिखा था कि उसने किसी तरह से अपनी टीचर की विग नीली कर दी थी, उसने दरवाजे की तरफ नजरें गड़ा दीं। किसी भी पल प्रोफेसर मैगोनेगल वापस आ सकती थीं और उसे उसके अंत की ओर ले जा सकती थीं। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वो 1 फुट हवा में उछल गया। उसके पीछे कई लोग चीख पड़े। क्या था वो? ये? हैरी हांफते हुए बोला। उसके आसपास के लोग भी चौंक गए। करीब 20 भूत पीछे की दीवार से होकर कमरे में आ गए थे। वे दूधिया सफेद और थोड़े पारदर्शी थे और बातचीत करते हुए एक ओर से दूसरी ओर तैर रहे थे। वे आपस में बहस करते लग रहे थे। मोटे से एक भिक्षु जैसे भूत ने कहा, माफ कर दो, भूल जाओ, मैं कहता हूं उसे एक और मौका दो। प्रिय फ्रायर, क्या हमने पीव्स को सारे मौके नहीं दे दिए हैं जो वो डिजर्व करता है? वो हम सबकी इज्जत खराब करता है और तुम जानते हो वो असल में भूत भी नहीं है। अरे, ये सब यहां क्या कर रहे हैं? एक रफ और टाइट्स पहने भूत ने पहली साल के बच्चों को देख लिया। कोई कुछ नहीं बोला। नए छात्र, फैट फ्रायर ने चारों ओर मुस्कुराते हुए कहा, सॉर्टिंग के लिए आए हो, है ना? कुछ बच्चों ने चुपचाप सिर हिलाया। उम्मीद है हफलपफ में आओगे, फ्रायर ने कहा। मेरा पुराना हाउस था, पता है। अब रास्ता दो। एक तेज आवाज गूंजी। सॉर्टिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैगोनेगल लौट आई थीं। एक एक करके भूत दीवार के दूसरी ओर चले गए। अब लाइन में लगो, उन्होंने कहा, और मेरे पीछे चलो। हैरी को लग रहा था जैसे उसके पैर अब पत्थर के हो गए हों। वह एक सुनहरे बालों वाले लड़के के पीछे खड़ा हुआ, रॉन उसके पीछे, और वे कमरे से बाहर निकलकर हॉल पार करते हुए 2 बड़े दरवाजों से होकर ग्रेट हॉल में दाखिल हुए। हैरी ने कभी ऐसी अजीब और शानदार जगह की कल्पना भी नहीं की थी। हजारों मोमबत्तियां हवा में तैरती हुई 4 लंबे टेबल्स के ऊपर रोशनी कर रही थीं, जहां बाकी छात्र बैठे थे। टेबल्स पर सुनहरे प्लेट्स और प्याले सजे हुए थे जो चमक रहे थे। हॉल के ऊपर एक और लंबा टेबल था जहां शिक्षक बैठे थे। प्रोफेसर मैगोनेगल पहली साल के बच्चों को वहां ले गईं और वे लाइन में खड़े हो गए, बाकी छात्रों की ओर मुख करके, और उनके पीछे शिक्षक बैठे थे। सैकड़ों चेहरे उन्हें देख रहे थे और मोमबत्तियों की रोशनी में वे सब पीले लालटेन जैसे लग रहे थे। छात्रों के बीच बीच में भूत भी थे जो धुंधले चांदी जैसे चमक रहे थे। सबकी निगाहें न देख पाने के लिए हैरी ने ऊपर देखा। उसे एक मखमली काली छत दिखी जिसमें तारे टिमटिमा रहे थे। उसने हरमाइनी को फुसफुसाते सुना, ये जादू से आसमान जैसा दिखता है। मैंने हॉगवर्ट्स अ हिस्ट्री में पढ़ा है। यह यकीन करना मुश्किल था कि वहां कोई छत है। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेट हॉल सीधे आसमान में खुलता है। हैरी ने जल्दी से फिर नीचे देखा जब प्रोफेसर मैगोनेगल ने बिना कुछ कहे एक 4 पैर वाला स्टूल पहली साल के बच्चों के सामने रख दिया। स्टूल पर उसने एक नुकीली टोपी रखी। टोपी फटी पुरानी और बहुत ही गंदी थी। आंट पेटूनिया तो उसे घर के अंदर भी ना घुसने देती। हैरी ने सोचा, शायद हमें इससे कोई खरगोश निकालना होगा या ऐसा कुछ। तभी उसने देखा कि पूरा हॉल उस टोपी को देख रहा है, तो उसने भी देखना शुरू किया। कुछ सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा था। फिर टोपी हिली। उसके किनारे के पास एक चीरा खुला जैसे मुंह, और टोपी गाने लगी। ओह, तुम सोच सकते हो कि मैं सुंदर नहीं, पर जैसा दिख रहा हूं वैसा ही मत समझो।
अगर मुझसे ज्यादा चालाक टोपी ढूंढ ली तो मैं खुद को खा जाऊंगा। तुम रख लो अपने काले बोलर हैट्स, अपने चिकने टॉप हैट्स, क्योंकि मैं हूं हॉगवार्ट्स की सॉर्टिंग हैट और मैं सब पर भारी हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मुझे पहनकर देखो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां होना चाहिए। तुम हो सकते हो ग्रिफिंडोर में, जहां दिलेर और बहादुर रहते हैं। उनकी हिम्मत और साहस उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। या हो सकते हो हफलपफ में, जहां लोग ईमानदार और वफादार होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते। या फिर हो सकते हो रेवनक्लॉ में, अगर तुम्हारा दिमाग तेज है, जहां होशियार और ज्ञान वाले लोग अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं। या शायद स्लिथरिन में, जहां तुम्हें सच्चे दोस्त मिल सकते हैं। चालाक लोग किसी भी तरह से अपने मकसद तक पहुंचते हैं। तो मुझे पहन लो, डरने की जरूरत नहीं, घबराओ मत, मैं हूं एक सोचने वाली टोपी। जब टोपी ने गाना खत्म किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने चारों टेबल्स की ओर झुककर सलाम किया और फिर बिल्कुल चुपचाप हो गई। तो हमें बस ये टोपी पहननी है। रॉन ने हैरी से धीरे से कहा। फ्रेड को पकड़ के रहूंगा, वो तो बोल रहा था हमें किसी ट्रोल से लड़ना पड़ेगा। हैरी ने हल्की सी मुस्कान दी। हां, टोपी पहनना जादू करने से बेहतर लग रहा था, पर काश ये सबके सामने न करना पड़ता। टोपी काफी कुछ जानने की कोशिश कर रही थी। हैरी को तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, न बहादुरी न तेज दिमाग। अगर टोपी ने ऐसे लोगों के लिए कोई हाउस बताया होता जो थोड़ा घबराए हों, तो वो हैरी के लिए होता। प्रोफेसर मैगोनागल अब एक लंबी सूची वाला पार्चमेंट हाथ में लेकर आगे बढ़ी। जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूं, तो तुम टोपी पहनकर उस स्टूल पर बैठ जाओ, उन्होंने कहा। एबर्ट हैना, एक गुलाबी चेहरे वाली लड़की जिसकी 2 चोटियां थीं, लाइन से बाहर निकली। उसने टोपी पहनी जो उसकी आंखों तक लटक आई और स्टूल पर बैठ गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। हफलपफ, टोपी चिल्लाई। दाईं ओर की टेबल ने तालियां बजाईं और हैना जाकर हफलपफ टेबल पर बैठ गई। हैरी ने फैट फ्रायर को उसे खुशी से हाथ हिलाते देखा। बोन सूजन, हफलपफ, टोपी ने फिर कहा और सूजन दौड़कर हैना के पास बैठ गई। बूट, टेरी, रेवनक्लॉ। इस बार बाईं ओर से दूसरी टेबल पर तालियां बजीं। कई रेवनक्लॉस ने उठकर टेरी से हाथ मिलाया। ब्रोकलहर्स्ट मैंडी भी रेवनक्लॉ में गई, लेकिन ब्राउन लैवेंडर पहली ग्रिफिंडोर बनी और बाईं ओर की टेबल खुशी से चिल्ला उठी। हैरी ने रॉन के जुड़वां भाइयों को सीटी बजाते देखा। बुलस्ट्रोड मिलिसेंट फिर स्लिथरिन में गई। शायद हैरी की कल्पना रही हो, पर उसने सोचा कि स्लिथरिन टेबल के लोग कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। अब तो उसे सच में मिचली आने लगी थी। उसे याद आया जब उसकी पुरानी स्कूल में खेल टीमों के लिए चुनाव होते थे, तब हमेशा उसे आखिर में चुना जाता था। ना कि वो खराब खिलाड़ी था, बल्कि इसलिए कि कोई नहीं चाहता था कि डडली को लगे कि वो हैरी को पसंद करता है। फिंच फ्लेचली, जस्टिन, हफलपफ। कभी कभी हैरी ने देखा टोपी तुरंत जवाब दे देती थी और कभी कभी थोड़ा समय लेती थी। फिनिगन शेमस, जो हैरी के लाइन में अगल बगल खड़ा था, लगभग 1 मिनट तक स्टूल पर बैठा रहा। फिर टोपी ने उसे ग्रिफिंडोर घोषित किया। ग्रेंजर, हरमियोनी। हरमायनी लगभग दौड़ती हुई गई और टोपी को सिर पर जोर से पहन लिया। ग्रिफिंडोर, टोपी चिल्लाई। रॉन कराहा। हैरी के मन में एक भयानक ख्याल आया, जैसे हमेशा आते हैं जब आप बहुत घबराए हुए हों। क्या होगा
अगर उसे चुना ही न जाए, अगर वो वहां बस बैठा रहे, टोपी सिर पर, और प्रोफेसर मैकगोनागल बोले, यह तो गलती से आ गया है, इसे वापस ट्रेन में भेजो। जब नेविल लॉन्गबॉटम, वही लड़का जो अपना टोड खोता रहता था, का नाम आया, तो वो स्टूल की ओर जाते हुए गिर पड़ा। टोपी को नेविल के लिए फैसला लेने में काफी वक्त लगा। आखिरकार जब टोपी चिल्लाई, GRA फिंडोर, तो नेविल उसे पहनकर ही दौड़ पड़ा और हंसी के ठाकों के बीच उसे टोपी वापस लाने के लिए लौटना पड़ा। मैकडूगल मोरेग, फिर आया मेलफॉय का नाम। वो अकड़ते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही टोपी ने उसके सिर को छुआ, स्लाइथरिन, टोपी चीख पड़ी। मैलफॉय खुशी से अपने दोस्तों क्रैब और गॉयल के पास चला गया। अब बहुत कम नाम बाकी थे। मून, नॉट, पार्किंसन, फिर एक जुड़वां बहनों की जोड़ी पटिल और पैटिल, फिर पर्क्स, सैली एन, और आखिरकार पॉटर, हैरी। जैसे ही हैरी आगे बढ़ा, हॉल में चारों ओर फुसफुसाहट फैल गई, जैसे छोटे छोटे सांप फुफकार रहे हों। पॉटर, उसने कहा, द हैरी पॉटर। आखिरी चीज जो हैरी ने टोपी अपने सिर पर गिरने से पहले देखी, वह था पूरा हॉल, जो उसे अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल वह टोपी के अंदर की काली अंधेरी जगह में था। वह इंतजार करता रहा। एक छोटी सी आवाज उसके कान में गूंजी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हिम्मत तो है, ये दिख रहा है। दिमाग भी बुरा नहीं है। टैलेंट है, ओह हां, खूब सारा। और खुद को साबित करने की चाह भी है, ये तो दिलचस्प है। तो फिर कहां रखूं तुम्हें? हैरी ने स्टूल की पकड़ कस ली और सोचा, नॉट स्लिदरिन, नॉट स्लिदरिन, नॉट स्लिदरिन। हां, टोपी की आवाज आई। क्या तुम पक्का हो? तुम महान बन सकते हो। ये सब तुम्हारे दिमाग में है और स्लिदरिन तुम्हें ग्रेटनेस की राह पर मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, अगर तुम पक्के हो तो बेहतर होगा ग्रिफिंडोर। हैरी ने सुना, टोपी ने आखिरी शब्द पूरे हॉल को सुनाया। उसने टोपी उतारी और लड़खड़ाते हुए ग्रिफिंडोर टेबल की ओर चला गया। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वो चुना गया और स्लिदरिन में नहीं गया कि उसने वो जोरदार तालियां तक नहीं सुनी जो उसके लिए बज रही थीं। पर्सी प्रीफेक्ट खड़ा हो गया और उससे जोर से हाथ मिलाया, जबकि वीजली ट्विंस चिल्ला रहे थे, वी गॉट पॉटर, वी गॉट पॉटर। हैरी एक भूत के सामने जाकर बैठ गया, वही जो उसने पहले देखा था। भूत ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे हैरी को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ बर्फ के पानी से भरी बाल्टी में चला गया हो। अब वह हाई टेबल को अच्छे से देख सकता था। सबसे किनारे हैग्रिड बैठे थे, जिन्होंने उसकी ओर देखकर अंगूठा दिखाया। हैरी मुस्कुरा दिया और बीच में एक बड़े सोने के कुर्सी पर बैठे थे एल्बस डंबलडोर। हैरी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ट्रेन में उसे जो चॉकलेट फ्रॉग मिला था, उसी के कार्ड पर वो थे। डंबलडोर के चांदी जैसे बाल पूरे हॉल में सबसे ज्यादा चमक रहे थे, सिवाय भूतों के। हैरी ने प्रोफेसर क्विरेल को भी देखा। लीकी कॉल्ड्रन वाला घबराया हुआ इंसान, वह एक बड़ी सी बैंगनी पगड़ी पहने हुए बहुत अजीब लग रहा था। अब सॉर्टिंग के लिए सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। थॉमस डीन, एक काला लड़का जो रॉन से भी लंबा था, ग्रिफिंडोर टेबल पर जाकर हैरी के पास बैठ गया। टर्पिन, लीसा रेवनक्लॉ में गईं और फिर रॉन की बारी थी। अब वह बिल्कुल हरा भरा लग रहा था। हैरी ने मेज के नीचे अपनी उंगलियां क्रॉस कर लीं और कुछ सेकंड बाद टोपी चिल्लाई, ग्राइफिंडोर। हैरी ने तालियां बजाईं जब रॉन उसके बगल की कुर्सी पर बैठ गया।
वेल डन रॉन, एक्सलेंट। पर्सी वीजली ने हैरी के पार से बहुत गंभीरता से कहा। जैसे ही ज़ाबिनी ब्लेज को स्लिथरिन में भेजा गया, प्रोफेसर मैगोनागल ने अपनी सूची समेटी और सॉर्टिंग हैट को उठा लिया। हैरी ने अपनी खाली सोने की प्लेट की तरफ देखा। उसे अभी अभी एहसास हुआ कि वो कितना भूखा था। पंपकिन पेस्ट्रीज तो जैसे बहुत पहले की बात लग रही थी। एल्बस डंबलडोर खड़े हो गए। वे छात्रों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें वहां देखकर बहुत खुशी हो रही हो। वेलकम, उन्होंने कहा। हॉगवर्ट्स में एक नए साल में आपका स्वागत है। दावत शुरू करने से पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं, और वो हैं निटविट, ब्लबर, ऑडमेंट, ट्वीक। थैंक यू। वे बैठ गए। हर कोई तालियां बजाने और हंसने लगा। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या नहीं। क्या वो थोड़े पागल हैं? उसने पर्सी से धीरे से पूछा। पागल? पर्सी ने लापरवाही से कहा। वो जीनियस हैं, दुनिया के सबसे अच्छे जादूगर, लेकिन हां, थोड़े अजीब हैं। पोटैटोज हैरी। हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी प्लेट अब खाने से भरी हुई थी। उसने कभी एक साथ इतने सारे पसंदीदा खाने नहीं देखे थे। रोस्ट बीफ, चिकन, पोर्क चॉप्स, सॉसेजेस, बेकन, स्टेक, उबले और भुने आलू, फ्राइज, पीज, कैरेट्स, ग्रेवी, केचप, और ना जाने क्यों पेपरमिंट हम्बग्स भी थे। डर्सलीज ने हैरी को कभी भूखा नहीं रखा, लेकिन उसे कभी अपनी मर्जी से खाने नहीं दिया। डडली हर वो चीज ले लेता था जो हैरी को पसंद आती, चाहे वो उसे बीमार ही क्यों ना कर दे। हैरी ने अपनी प्लेट में सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया, सिवाय पेपरमिंट के, और खाने लगा। सब कुछ बेहद स्वादिष्ट था। ये खाना तो शानदार लग रहा है, उस रफ पहने भूत ने उदास होकर कहा, जो हैरी के सामने बैठा था और उसकी प्लेट की ओर देख रहा था। आप खा नहीं सकते? हैरी ने पूछा। मैं लगभग 500 साल से कुछ नहीं खाया, उस भूत ने कहा। जरूरत तो नहीं है, लेकिन खाने की कमी महसूस होती है। शायद मैंने अपना परिचय नहीं दिया। सर निकोलस डे मिम्सी पॉर्पिंगटन, आपकी सेवा में, ग्रिफिंडोर टावर का रेजिडेंट गोस्ट। मैं आपको जानता हूं। रॉन अचानक बोला। मेरे भाइयों ने आपके बारे में बताया है। आप हैं नियरली हेडलेस निक। मैं चाहूंगा कि आप मुझे सर निकोलस डे मिम्सी कहें। भूत ने कुछ नाखुश होकर कहना शुरू ही किया था कि शेमस फिनिगन बीच में बोल पड़ा। नियरली हेडलेस? कोई आधा सिर विहीन कैसे हो सकता है? सर निकोलस बहुत चिढ़े से लग रहे थे, जैसे बातचीत उनके हिसाब से नहीं चल रही हो। ऐसे उन्होंने चिढ़ते हुए कहा। उन्होंने अपने बाइयों कान को पकड़ा और खींचा। उनका पूरा सिर कंधे पर झूल गया, ऐसे जैसे किसी हिंगे से जुड़ा हो। कोई उन्हें पूरी तरह से सिर से अलग नहीं कर पाया था। उन्होंने जब छात्रों की हैरानी देखी तो खुश होकर अपना सिर वापस जोड़ लिया, खांसे और बोले, तो नए ग्रिफिंडोर्स, उम्मीद है इस बार हाउस कप आप जीतने में मदद करेंगे। ग्रिफिंडोर्स ने बहुत सालों से नहीं जीता है। स्लिथरिन्स ने लगातार 6 साल से कप लिया है। ब्लडी बैरन तो अब सहने लायक भी नहीं रहा। वो स्लिथरिन का भूत है। हैरी ने स्लिथरिन टेबल की ओर देखा और एक डरावना भूत देखा, जिसकी आंखें खाली थीं, चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था और उसके कपड़े चांदी के खून से सने थे। वो मॉलफॉय के ठीक बगल में बैठा था और हैरी को देखकर अच्छा लगा कि मैलफॉय उसकी सीट से खुश नहीं लग रहा था। वो खून से सना कैसे हुआ? शेमस ने उत्सुकता से पूछा। मैंने कभी पूछा नहीं, सर निकोलस ने संजीदगी से कहा। जब सबने जितना चाहा खा लिया, तब प्लेट्स में बचा खाना गायब हो गया।
और वे उतनी ही चमकदार हो गईं जितनी पहले थीं। कुछ पल बाद डेजर्ट आ गए, हर स्वाद के आइसक्रीम, एप्पल पाइज, ट्रिकल टार्ट्स, चॉकलेट एक्लेयर, जैम डोनट्स, ट्राइफल, स्ट्रॉबेरीज, जेलो, राइस पुडिंग। हैरी ने ट्रिकल टार्ट ली और खाने लगा। बातचीत अब उनके परिवारों की ओर मुड़ गई। मैं हाफ एंड हाफ हूं, शेमस बोला। मेरे डैड मगल हैं। मॉम ने शादी के बाद बताया कि वो विच हैं। थोड़ा बड़ा झटका लगा उन्हें। सब हंस पड़े। तुम्हारा क्या नेविल? रॉन ने पूछा। मेरी ग्रैंड ने मेरी परवरिश की, नेविल बोला, और वो एक विच हैं। लेकिन मेरा पूरा परिवार सोचता था कि मैं मगल हूं। मेरे ग्रेट अंकल एलजी ने मुझसे जबरदस्ती जादू निकलवाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझे ब्लैकपूल के किनारे से धक्का भी दे दिया। मैं डूबते डूबते बचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैं 8 साल का था, तब एक दिन उन्होंने मुझे ऊपर की मंजिल से उल्टा लटकाया और मेरी ग्रेट आंटी एनिड ने उन्हें मेरेंग ऑफर की, तो उन्होंने गलती से मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं उछलते हुए बगीचे से होकर सड़क तक पहुंच गया। सब बहुत खुश हुए। ग्रैंड तो रोने लगी, और जब मुझे यहां बुलावा आया, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ग्रेट अंकल एलजी ने खुशी में मुझे मेरा टोड भी दिलवाया। हैरी के दूसरी ओर पर्सी वीजली और हरमायनी पढ़ाई की बातें कर रहे थे। उम्मीद है क्लासेस जल्दी शुरू होंगी। सीखने को बहुत कुछ है। मुझे खास तौर पर ट्रांसफिगुरेशन में दिलचस्पी है। किसी चीज को किसी और चीज में बदलना वो बहुत मुश्किल होता है। पर्सी बोला, तुम छोटे से शुरू करोगे, जैसे माचिस को सुई बनाना। हैरी, जो अब थोड़ा गर्म और नींद में था, उसने फिर से हाई टेबल की ओर देखा। हैग्रिड गिलास से भरपूर पी रहे थे। प्रोफेसर मैगोनागल प्रोफेसर डंबलडोर से बात कर रही थीं। प्रोफेसर क्विरेल अपनी अजीब पगड़ी में एक और शिक्षक से बात कर रहे थे, जिनके बाल चिकने थे, नाक तीखी थी और त्वचा पीली थी। तभी अचानक वो शिक्षक क्विरेल की पगड़ी के पार देखता हुआ सीधा हैरी की आंखों में देखता है, और हैरी के माथे के निशान में तेज जलन होती है। आउच! हैरी ने सिर पर हाथ रख लिया। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द उतनी ही तेजी से चला गया जितनी तेजी से आया था, लेकिन हैरी के मन में जो भावना रह गई थी, वो ये थी कि उस टीचर को हैरी बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कौन है जो क्विरेल से बात कर रहे हैं? हैरी ने पर्सी से पूछा। ओह, क्विरेल को तो तुम जानते हो। कोई ताज्जुब नहीं कि वो इतना नर्वस हैं। वो हैं प्रोफेसर स्नेप। वो पोशंस पढ़ाते हैं, लेकिन सबको पता है कि वो क्विरेल की नौकरी चाहते हैं। उन स्नेप को डार्क आर्ट्स की बहुत जानकारी है। हैरी थोड़ी देर स्नेप को देखता रहा, लेकिन स्नेप ने फिर उसकी ओर नहीं देखा। आखिरकार मिठाइयां भी गायब हो गईं और डंबलडोर फिर खड़े हो गए। हॉल एकदम शांत हो गया। अब जब हम सब पेट भर चुके हैं, तो कुछ और बातें करनी है। पहली साल के छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि जंगल में जाना सख्त मना है, और हमारे कुछ बड़े छात्रों को भी ये याद रखने की जरूरत है। डंबलडोर ने वीजली ट्विंस की ओर देखा। केयरटेकर मिस्टर फिल्च ने मुझे कहा है कि याद दिलाऊं, क्लासेस के बीच कोई जादू नहीं करना है। क्विडिच के ट्रायल्स दूसरे हफ्ते होंगे। जो कोई अपनी हाउस टीम में खेलना चाहता है, वह मैडम हूच से संपर्क करे। और अंत में मुझे बताना है कि इस साल तीसरी मंजिल के दाईं ओर वाला कॉरिडोर उन लोगों के लिए प्रतिबंधित है जो बहुत दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते। हैरी हंस पड़ा, लेकिन बहुत कम लोगों ने ऐसा किया। वो सीरियस हैं? उसने पर्सी से पूछा। शायद हां, पर्सी ने कहा, क्योंकि वो आम तौर पर कारण बताते हैं,
जंगल खतरनाक जीवों से भरा है, ये सबको पता है। कम से कम प्रीफेक्ट्स को तो बता देते। और अब सोने से पहले स्कूल का गाना गाएंगे, डंबलडोर ने कहा। हैरी ने देखा कि बाकी शिक्षक अब थोड़े अजीब मुस्कुरा रहे थे। डंबलडोर ने अपनी छड़ी को झटका दिया और एक सुनहरा रिबन हवा में उठकर शब्दों में बदल गया। हर कोई अपनी पसंद का ट्यून चुन ले, और गाना शुरू। और स्कूल गाने लगा, हॉगवार्ट्स हॉगवार्ट्स, हॉगी वॉटी हॉगवार्ट्स, हमें कुछ सिखाओ प्लीज, चाहे हम बूढ़े और गंजे हों या छोटे हों और घुटनों में खुजली हो, हमारे दिमाग को कुछ सीखने वाली चीजों से भरो, क्योंकि अभी वे खाली हैं, हवा, मरी मक्खियां और रुई से भरे हुए हैं। हमें वो चीजें सिखाओ जो जानने लायक हैं, वो बातें याद दिलाओ जो हम भूल चुके हैं। बस तुम अपनी पूरी कोशिश करो, बाकी हम संभाल लेंगे, और तब तक सीखते रहेंगे जब तक हमारा दिमाग सड़ न जाए। सबने गाना अलग अलग वक्त पर खत्म किया। आखिर में सिर्फ वीजली ट्विंस बचे, जो एक बहुत ही धीमे फ्यूनरल मार्च के ट्यून में गा रहे थे। डंबलडोर ने उनकी आखिरी लाइनों को अपनी छड़ी से कंडक्ट किया, और जब वे खत्म हुए तो डंबलडोर सबसे जोर से तालियां बजाने वालों में थे। आह, संगीत, उन्होंने आंखें पोंछते हुए कहा। यह वो जादू है जो हम यहां करते किसी भी चीज से परे है। और अब सोने का वक्त, चलो चलो। ग्रिफिंडोर के पहली साल के छात्र पर्सी का पीछा करते हुए ग्रेट हॉल से बाहर निकले। हैरी के पैर फिर से सीसे जैसे भारी लग रहे थे, लेकिन अब वजह सिर्फ थकावट और भरे पेट की थी। वो इतने थके हुए थे कि उन्हें इस बात पर भी हैरानी नहीं हुई कि दीवारों पर लगे चित्रों में लोग फुसफुसाते हुए उन्हें देख रहे थे। पर्सी उन्हें 2 बार स्लाइडिंग पैनल और टेपेस्ट्री के पीछे छिपे दरवाजों से ले गए। वे बहुत सी सीढ़ियां चढ़े, जम्हाई लेते हुए, और हैरी सोच ही रहा था कि और कितनी दूर जाना है जब वे एकाएक रुक गए। उनके सामने हवा में तैरते हुए चलने की छड़ियों का एक गुच्छा था, और जैसे ही पर्सी आगे बढ़े, वे सब उस पर फेंकने लगीं। पीव्स, पर्सी ने फुसफुसाया, एक पोल्टरगाइस्ट। उसने जोर से कहा, पीव्स, बाहर आओ। एक जोरदार फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, जैसे गुब्बारे से हवा निकल रही हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं ब्लडी बैरन को बुलाऊं? एक पॉप हुआ और एक छोटा सा आदमी हवा में पालथी मारकर तैरता हुआ प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। ओह, उसने दुष्टता से हंसते हुए कहा, नन्हे फर्स्टीज, मजा आएगा। वो अचानक उनकी ओर झपटा। सब झुक गए। दूर हटो पीव्स, वरना बैरन को बुला दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, पर्सी ने गुस्से में कहा। पीव्स ने जुबान निकाली और गायब हो गया। चलती हुई छड़ियां नेविल के सिर पर गिर पड़ीं। उन्होंने पीव्स को झूम करते हुए जाते देखा। रास्ते में आर्मर को हिला रहा था। पीव्स से बचकर रहना, पर्सी ने कहा। ब्लडी बैरन ही उसे कंट्रोल कर सकता है, वो प्रीफेक्ट्स की भी नहीं सुनता। आ गए हम। कॉरिडोर के अंत में एक बहुत मोटी और गुलाबी सिल्क ड्रेस पहनी औरत की तस्वीर लटकी थी। पासवर्ड? उसने पूछा। कापुट ड्रैकोनिस, पर्सी ने कहा, और चित्र झूलकर खुल गया। अंदर एक गोल सुराख था। सभी अंदर घुस गए। नेविल को मदद करनी पड़ी, और वे ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में पहुंच गए। एक आरामदायक गोल कमरा जिसमें नरम आर्म चेयर थे। पर्सी ने लड़कियों को उनके डॉर्मेट्री वाले दरवाजे से भेजा और लड़कों को दूसरे से। ऊपर गोल सीढ़ियां चढ़ते हुए वे अब एक टावर में ही थे। उन्हें अपने बिस्तर मिल गए।
5 4 खंभों वाले बिस्तर, गहरे लाल वेलवेट पर्दे लगे हुए। उनके ट्रंक पहले से वहां रखे थे। सब बहुत थके थे। पजामा पहनकर जल्दी ही बिस्तर में घुस गए। खाना तो कमाल था, है ना? रॉन ने हैरी से पर्दे के पार से कहा, हट जा स्कैबर्स, मेरी चादर चबा रहा है। हैरी रॉन से पूछना चाहता था कि क्या उसने ट्रीकल टार्ट खाई थी, लेकिन वो पल भर में सो गया। शायद हैरी ने ज्यादा खा लिया था, इसलिए उसे एक बहुत अजीब सपना आया। वो प्रोफेसर क्विरल की पगड़ी पहने था, जो उससे कह रही थी कि उसे फौरन स्लिदरिन में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी किस्मत थी। हैरी ने पगड़ी से कहा कि वो स्लिदरिन में नहीं जाना चाहता। वो भारी होती जा रही थी। उसने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो कसती जा रही थी। और फिर वहां मॉलफॉय था, जो उसकी हालत पर हंस रहा था। फिर मालफॉय बदलकर हुक नोज्ड टीचर स्नेप बन गया, जिसकी हंसी तेज और ठंडी थी। एक हरे रंग की चमक हुई और हैरी पसीने में डूबा, कांपता हुआ उठ बैठा। फिर वो करवट लेकर फिर सो गया, और जब अगली सुबह उठा तो उसे सपना याद भी नहीं था। हैरी का सफर अब ग्रिफिंडोर के साथ शुरू हो चुका है, लेकिन हॉगवार्ट्स की दीवारों में छुपे हैं रहस्य, जैसे तीसरी मंजिल का वो कॉरिडोर, जहां जाने की मनाही है, जान की कीमत पर। कौन हैं वो लोग जो हैरी पर नजर रखे हुए हैं, और क्या ये स्कूल उतना ही सुरक्षित है जितना दिखता है? ये कहानी है हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन की, जिसे लिखा है J.K. रोलिंग ने। हम बस आपको ये जादुई सफर महसूस करा रहे हैं। अगर आप भी इस जादू का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फॉलो करें बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर। यह अध्याय इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इंग्लिश वर्जन देखने के लिए हमारे चैनल की इंग्लिश प्लेलिस्ट जरूर देखें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। फॉलो बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज ऑन यूट्यूब, Instagram and TikTok for the full magical journey.